नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी दोस्तों बीए सेकंड ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी भूगोल को लेकर मानव भूगोल की अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। दोस्तों आज की क्लास में वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए और वही ऐसे सिद्धांतों के बारे में आज की क्लास में सवाल रखे हैं और वो एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट की श्रेणी में थे, इसलिए आज की क्लास में हमने वो सवाल रखे। बीए सेकंड ईयर की भूगोल है ज्योग्राफी दोस्तों 2023 का न्यू एडिशन है। वन वीक सीरीज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर वन वीक सीरीज का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित जो भी वन वीक सीरीज है उन सभी वन वीक सीरीजों का अध्ययन इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने करवाया जाता है और अति इम्पोर्टेंट सवालों की श्रेणी में जो सवाल रहते हैं उन्हीं सवालों को रखते हैं और आपके सामने पेश करवाया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम आने तक लगभग ये सारी की सारी वन वीक सीरीज को आपके सामने पेश करवा लिया जाएगा। आप अंत तक जुड़े रहिएगा और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। बहुत सारे लोग क्लास को रेगुलर अटेंड करते हैं और वीडियो का लाभ उठाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों आप भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अपने जो दोस्त है, अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने साथी, उसके साथ में आपके पास कॉन्टैक्ट तो होगा, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, तो वहीं से आप इसे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अगर खुद की वन वीक सीरीज पढ़ता है तो साथ साथ में ऑनलाइन वन वीक सीरीज पढ़ने का भी एक छोटा सा जरिया है जिस पर मैं छोटी छोटी क्लासें रखता रहता हूं। दोस्तों आप समझते होंगे। देखिए दोस्तों कि आज की क्लास में 2019 और 2015 दो एग्जामों में सवाल पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये एक सिद्धांत, एक अवधारणा, एक सिद्धांत है। वही सवाल है जो दो एग्जामों में लगातार पूछा गया है। दोस्तों आज की क्लास में कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ में क्लास को स्टार्ट कर दे कि आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद होना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों आपको हार भी हरा नहीं सकती। आपके अंदर जिद होनी चाहिए कुछ काम करने की तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। ऐसी बात है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल है संभववाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 2019 के एग्जाम में पूछा संभववाद सिद्धांत क्या है। हमने ये क्लास वैसे आपने रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे तो आपने संभववाद सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा जरूर। हमने क्लास में इसको डिस्कशन कर लिया है, लेकिन व्याख्या अब इसकी अब बढ़ रहे और संभववाद सिद्धांत की अवधारणा को समझाना सेम सवाल है, भाषा थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए संभववाद सिद्धांत किसने दिया था। भौतिक वातावरण, उसकी शक्तियां मानव और उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती। भौतिक वातावरण है हमारे जीवन में, हमारे जो आसपास में भौतिक वातावरण है, जो रहन सहन की सामग्री है, जो बैठने उठने की जो सामग्री है, पहनने की सामग्री, जो भी भौतिक वातावरण है, भौतिक यानी हमारे सामने जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जो भौतिक वातावरण है और उसकी शक्तियां, उस भौतिक वातावरण की जो शक्तियां वो उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, न ही उसके कार्य में कोई रुकावट डाल सकती है। वे मानव को अवसर प्रदान करती है। हमारे जीवन में जो भौतिक घटनाएं होती है जिसको हम समझ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम नजदीकता से देख सकते हैं, वो भौतिक घटनाएं होती है। वो अक्सर एक मानव के कार्यों में रुकावट नहीं डालती है, लेकिन वो मानव को एक प्रकार का अवसर प्रदान कर देती है, मौका प्रदान करती है। मानव आवश्यकता अनुसार अपनी मानसिक क्षमता एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार उस अवसर का उपयोग करता है। मानव है वो अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार और अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार उस अवसर, जो भौतिक अवसर उसे मिलता है, उसका उपयोग करता है। इस विचारधारा को संभववाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बार पुनः संभववाद सिद्धांत क्या है इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि संभववाद सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, उसमें भौतिक वातावरण है, हमारे वातावरण में जो भौतिक, भाई वातावरण भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन वातावरण के अंदर भी एक भौतिक वातावरण है। वो भौतिक वातावरण मानव यानी कि हमारे को, एक व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करती है। उसकी आंतरिक शक्तियां, उसकी मानसिक शक्तियां, उसकी शारीरिक शक्तियों को एक अवसर प्रदान करती है, एक मौका प्रदान करती है, न कि उसके कार्यों में रुकावट डालती है। एक अवसर प्रदान करती है, ऐसा नहीं है कि वो रुकावट डालती है, अवसर प्रदान करती है। अगर मानव आवश्यकता अनुसार अपने मस्तिष्क की क्षमता एवं
शारीरिक शक्ति के अनुसार उस अवसर का उपयोग कर लेता था। दोस्तों, जैसे ही अवसर मिला और मानव शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति की सहायता से उस अवसर का उपयोग कर लेता है, लाभ उठा लेता है, तो इस विचारधारा को संभववाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वातावरण में भौतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का मानव द्वारा उठाया गया लाभ संभववाद सिद्धांत कहलाता है। यह शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अगला है संभववाद की विचारधारा के अनुसार मानव एवं सक्रिय प्राणी। दोस्तों, संभववाद सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार मानव एक सक्रिय प्राणी, कैसा सक्रिय प्राणी है, तथा वातावरण निष्क्रिय है। वातावरण का निष्क्रिय और मानव तो सक्रिय है लेकिन वातावरण का निष्क्रिय प्राणी। अतः भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियां मानव और उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकती, न ही उसमें रुकावट डाल सकती है। मानव आवश्यकता अनुसार अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के अनुसार उस अवसर का लाभ है वो उठा सकती है, उपयोग कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि मानव एक वातावरण का तो एक सक्रिय प्राणी है। सॉरी दोस्तों, मानव एक पूरे मानव की दृष्टि से देखे, जैसे कि मानव है तो उस मानव को देखा जाए तो वो सक्रिय प्राणी है, हर जगह घूमता है, फिरता है, बैठता है, उड़ता है, एक सक्रिय प्राणी है। लेकिन वातावरण की दृष्टि से वो निष्क्रिय प्राणी है। भौतिक वातावरण उसकी शक्तियों और मानसिक शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती। दोस्तों, भौतिक वातावरण है, वातावरण में जो भौतिक वातावरण है उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती है और न ही उसके कार्यों में रुकावट डालती है। मानव की आवश्यकता अनुसार अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति के अनुसार उसे अवसर प्रदान करती है। इस विचारधारा के पोषक यह स्वीकार करते, इस विचारधारा के जो पोषक है वो यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक वातावरण मानव सीमा की निश्चित सीमा को नियंत्रित नहीं करता। हर प्रकार का वातावरण मानव की सीमा को निश्चित नहीं करता है, किंतु वे इन सीमाओं की अपेक्षा मानव की वर्दी और उसके चुनाव को अधिक बल देता। अब वातावरण में जो भी घटना होती है, भौतिक घटना होती है, वो मानव के कार्यों में रुकावट नहीं डालती है, लेकिन मानव को एक प्रकार का अवसर प्रदान करती है, ये बात बताई जा रही है। और ये एक प्रकार का अवसर प्रदान करता है वातावरण। और अगर मानव अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति की सहायता से अगर उस जो वातावरण ने जो अवसर प्रदान किया है उसका उपयोग कर ले, यदि उसका फायदा उठा ले, तो यही विचारधारा है वो संभववाद सिद्धांत कहलाती है। दोस्तों, ठीक है, यानी कि मानव की वर्दी और उसके चुनाव को अधिक बल देती है। यानी कि मानव की वर्दी यानी मानव को आगे बढ़ना है तो वातावरण जो मौका देती है और उस मौके को अगर उठा ले, लाभ उठा ले, तो वो आगे अधिक बल देने यानी आगे बढ़ने में, जो वर्दी करने में अधिक बल देता है। ठीक है, ये बात हो रही है। दोस्तों, एक सरल भाषा में आपके सामने पेश करना बड़ी बात होती है, आप जानते होंगे। इस विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इस भाषा का, इस विचारधारा, ये जो विकासवाद की विचारधारा है वो इसका जन्म यानी इसका उद्भव कहाँ पर हुआ था, खोज कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। कौन से देश में? फ्रांस देश में विचारधारा संभववाद सिद्धांत का उद्भव हुआ था। इस विचारधारा के जनक विडाल डी ब्लॉस है। दोस्तों, हमने पढ़ लिया है इसको पहली क्लास में, लगभग तीसरी चौथी क्लास में इसको डिस्कशन किया हुआ है कि जो संभववाद सिद्धांत है इसका जो जनक है विडाल डी ब्लॉस को माना जाता है। किसको? विडाल डी ब्लॉस को संभववाद सिद्धांत का जनक कहा जाता है, विडाल डी ब्लॉस को। ठीक है, परंतु संभववाद सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग है फेब्रे के द्वारा किया गया था। संभववाद सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा? फेब्रे के द्वारा। और उपयोग किसके द्वारा? ये जनक यानी इसको नाम किसने दिया? विडाल डी ब्लॉस के अनुसार दिया गया। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति वातावरण की अपेक्षा मानव के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार यानी कि संभववाद सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानव के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। अब प्राथमिक वातावरण है उसको प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति में जो हमारे सामने वातावरण है उससे उसकी अपेक्षा मानव के जो कार्य है उसको प्राथमिकता ज्यादा दी जानी चाहिए। मानव की क्षमताओं को पर्यावरण शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती। मानव की जो क्षमता है, मानव की जो ताकत है, मानव की जो योग्यता है, उसको पर्यावरण की जो शक्तियां हैं वो नियंत्रित नहीं कर सकती है, वरन मात्रा प्रभाव डाल सकती है। मात्रा का जो प्रभाव है, मात्रा केवल प्रभाव डाल सकती है दोस्तों, मात्रा नहीं। वातावरण की शक्ति मानव के जीवन में कोई नियंत्रित नहीं करती, उसे रोकती नहीं है, लेकिन वो उसकी मात्रा एक छोटा सा प्रभाव डाल सकती है। इस
उपागम के अनुसार पर्यावरण मानव को कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। पर्यावरण है वो मानव को एक संभावना प्रस्तुत करता है और मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें छांट करके उसका उपयोग कर सकता है। यानी वातावरण ने जैसे ही मौका दिया, जैसे ही एक हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एक संभावना प्रस्तुत की कि आप ऐसा कर सकते हो। वातावरण ने बताया कि अब इसकी जरूरत है और आपको ऐसा करना चाहिए। तो जैसे ही मानव अपनी बुद्धि की सहायता से अगर उसमें से छांट करके उसका उपयोग कर लेता है तो मानव आगे बढ़ सकता है और यही विचारधारा संभववाद सिद्धांत कहलाती है। अतः मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं को का स्वामी होता है। दोस्तों मानव है वो प्रकृति वातावरण के द्वारा प्रस्तुत की गई दी गई संभावनाओं का स्वामी होता है। किसका स्वामी होता है? वातावरण के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं, जो अवसर प्रदान किए जाते हैं, उस अवसरों का ये मानव है वो दास होता है, स्वामी होता है और उसके प्रयोग का निर्णायक होता है। उसका प्रयोग है, उस वातावरण के मौके है, उस वातावरण के जो संभावना है उसका उपयोग है उसका निर्णायक होता है। संभववाद किसी स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। संभववाद सिद्धांत की सीमा निश्चित स्थान, संभववाद है वो किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति के प्रत्येक चरण में संभावना के दर्शन पर आधारित है। ब्लोस ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में पर्यावरण संबंधों में संभववाद उपागम के विकास मार्ग प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रकृति मात्र एक परामर्श के रूप में है, मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर विडाल डी ब्लोस ने जो संभववाद सिद्धांत का जन्म दिया, यानी इस शब्द का जो पहली बार खोज की विडाल डी ब्लोस के अनुसार, ब्लोस ने अपनी पुस्तकों से मानव भूगोल का सिद्धांत इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक में पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का प्रशस्त करते हुए लिखा है कि प्रकृति मात्र, यानी ब्लोस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रकृति मात्र एक परामर्श प्रदान करती है, एक परामर्श यानी एक मौका प्रदान, परामर्शदात्री यानी एक मौका प्रदान करती है और मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दोस्तों प्रकृति ने जो मौका दिया है, जो एक परामर्श दिया है, जो एक मौका दिया है, एक परामर्श दिया है, तो उस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो परामर्श दिया जाता है उसे मानने के लिए वो प्रकृति बाध्य नहीं करती। प्रकृति ये नहीं कहेगी कि मैंने आपको मौका दिया है और आप इसका उपयोग करो। प्रकृति तो मौका तो देती है, लेकिन मानव समझ गया कि प्रकृति ने हमें मौका दिया है, इसका उपयोग करना चाहिए, तो मानव आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वातावरण या प्रकृति मनुष्य को कहती है कि आप ये कार्य करो, मैंने आपको मौका दिया, ये बाध्य नहीं करती है। वह कौन? वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूल परिवर्तित करने में सक्षम होता है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, प्रकृति मानव वातावरण के अंदर रहता है या फिर प्रकृति के अंदर रहता है, तो प्रकृति के अंदर अपनी आवश्यकता पड़ती है। वातावरण के अंदर जो मानव की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूल करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। अब वातावरण थोड़ा बिगड़ गया है तो उसे सुधार भी कर सकता है, थोड़ा बहुत तो सुधार। अब गर्मी लग रही है, वातावरण बहुत गर्म है, तो पंखा वगैरह या फिर वृक्ष वगैरह लगाकर उसको ठंडक या फिर एक हवा के रूप में बदल सकता है। ये मानव की ये क्षमता है, परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन करने की क्षमता है। पर्यावरण कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान सभी परिवर्तित होते रहे। पर्यावरण है वो, पर्यावरण के कारक है वो मानव को प्रभावित नहीं कर, पर्यावरण के जो कारक है। अब पर्यावरण में जैसे कि सर्दी पड़ने लगी, वो पर्यावरण, एक वातावरण, एक प्रकृति में सर्दी पड़ने लगी, तो ये कारक है, एक प्रकार का वातावरण का क्या है, कारक है। और ये पर्यावरण का जो कारक है मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य दौरान सभी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि सर्दी है और सर्दी से जैसे ही गर्मी आई तो वातावरण गर्म हो गया, तो ये सामंजस्य के दौरान सवयव परिवर्तित होते रहते हैं। मानव सवयव परिवर्तित होता है, जैसे सर्दी थी तो गर्मी आई, तो गर्मी के हिसाब से मानव रहने लगा। तो ये बात है, तो एक सामंजस्य स्थापित करने में, अनुकूलन स्थापित करने में मानव सक्षम होता है। ब्लोस मानव को ऐसा भौगोलिक कारक मानते हैं जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अगला सवाल है नियतवाद या निश्चयवाद को समझिए। नियतवाद या फिर निश्चयवाद को समझाना 2019 के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। नियतवाद क्या है? इसे परिमाणीय निश्चयवाद या नियतवाद
भी कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर नियतवाद कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार, इस निश्चयवाद सिद्धांत के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार मानव को अन्य जीवों जंतुओं की भांति प्रकृति के निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति के नियम है, निर्देश है, उसका पालन अन्य जीव जंतु करते हैं, उसी प्रकार मानव को भी उसकी नियमों का अनुपालना करनी चाहिए, निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए। मानव को भी, अर्थात मानव तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। मानव की जो क्रियाकलाप है उस पर प्रकृति का जो वातावरण है, भौतिक वातावरण है, वो भी एक प्रभाव दृष्टिगत करता है। यानी कि जो मानव जिस प्रकार क्रियाकलाप करता है तो प्रकृति भी उसे अवसर प्रदान करती है, भौतिक वातावरण उसे अवसर प्रदान करता है। यानी कि मानव के जो क्रियाकलाप है उस पर प्रकृति एक प्रकार का प्रभाव दृष्टिगत करती है, उसको प्रभावित करती है, प्रभाव दृष्टिगत करती है, प्रेरित नहीं, उसे प्रभाव यानी प्रभाव देती है कि आप इस कार्य को करो, मैंने आपको मौका दिया, यूं। तो एक प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतः प्रकृति ने मानव को उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतः प्रकृति ने मानव को बनाया है, किस लिए बनाया है कि वो प्रकृति अवसर प्रदान करे और मानव उस कार्य को करे, इसलिए मानव को प्रकृति ने बनाया है। यही इस विचारधारा का प्रमुख आधार है। इस विचारधारा का जन्म जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा जर्मनी में ये निश्चयवाद सिद्धांत दिया गया। ठीक है, इस रेटजेल के अनुसार, अब फ्रेडरिक रेटजेल ने जर्मनी में सिद्धांत दिया है तो रेटजेल ने क्या बताया, अब रेटजेल के अनुसार लिखना है। प्रकृति वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, प्रकृति के वातावरण के तत्व कौन से, प्रकृति जो वातावरण है, वातावरण के तत्व कौन से, धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में ये वनस्पति, जलवायु, धरातल की बनावट, ये प्रकृति के वातावरण के जो तत्व है, ये तत्व दे रखे, धरती की बनावट है, जलवायु है, वनस्पति है, इसमें मानव के मध्य जटिल संबंध पाया जाता है। अब धरातल की बनावट, जलवायु और वनस्पति और साथ साथ में मानव, इन दोनों के मध्य, मानव और वातावरण के मध्य एक गहरा, एक जटिल संबंध पाया जाता है, जिसमें पर्यावरण तत्व अधिक प्रभावशाली है। ये सारे के सारे तत्व दे रखे, इसमें प्रभावशाली तत्व कौन सा है, मानव और प्रकृति का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है। अब प्रकृति में तो वातावरण है, तो वातावरण सबसे प्रभावशाली तत्व मानव के लिए। वातावरण चेंज होगा तो मानव बीमार पड़ जाएगा और वापस उसे ठंड के ऋतु में चेंज होना पड़ता है। गर्मी आई तो वापस बीमार पड़ना पड़ेगा और गर्मी के ऋतु में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी कि एक प्रभाव की दृष्टि से मानव को प्रभावित करता है। ठीक है, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, मानव का जो क्रियाकलाप है उसको भी ये नियंत्रित करता है। ये वातावरण चेंज होता है तो वातावरण मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणीय निश्चयवाद दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इस पर्यावरणीय निश्चयवाद दृष्टिकोण से मानव जीवन के सभी पक्षों पर, मानव जीवन के जितने भी पक्ष है, मानव जीवन में किस प्रकार के कार्य करता है, किस प्रकार सोता है, रहता है, पहनता है, बैठता है, उड़ता है, यानी सभी प्रकार के जो पक्ष है मानव के कार्य करने के, वो भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर जो जिस प्रकार का कार्य करता है, जिस प्रकार से घर में रहता है, तो वहाँ पर जो भौतिक वातावरण है वो प्रभाव डालता है। वातावरण मानव के जीवन में प्रभाव डालता है, अर्थात पर्यावरणवाद के अनुसार मुख्यतः पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्रकृति पर्यावरण प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन काल में ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा प्रकृति तत्वों को प्रभाव स्वीकार कर दिया गया। ग्रीक वैज्ञानिकों ने भी प्रकृति का जो मानव जीवन पर प्रभाव है उसे स्वीकार किया था। ठीक है, इस विचारधारा के प्रबल समर्थक कुशेम्पुल है। अब मानव का जो निश्चयवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे अधिक प्रबल रूप से इसका समर्थन किसने किया, ये बात है। कुशेम्पुल के द्वारा प्रबल रूप से इसका समर्थन किया गया और इस कुशेम्पुल के अनुसार मानव मोम या प्लास्टिक के पुतले जैसा है, मोम या फिर प्लास्टिक के पुतले जैसा मानव का जो व्यवहार है, जिस पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पर्यावरण का मानव के पुतले, जैसे कि कोई प्लास्टिक या फिर मोम का जो पुतला है, तो उस पुतले पर एक वातावरण का यदि गर्मी होगी तो वो पुतला है, उस पर रंग किया होगा तो वो पुतले का रंग फीका पड़ जाएगा, यानी रंग उड़ जाएगा। तो उसी प्रकार मानव के जीवन पर पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। वह अपने आप को उसी के अनुकूल समायोजित कर लेता है, अर्थात मानव पृथ्वी तल पर उपज है, मानव पृथ्वी तल पर एक प्रकार की उपज है। इस प्रकार हिपोक्रेटस, कॉरलेटर,
होमबोल्ट, डिमोलिंस, हिंगटन, डेविस आदि भूगोलवेताओं ने नियतिवाद विचारधारा का समर्थन, इस नियतिवाद सिद्धांत है, निश्चयवाद सिद्धांत इसका समर्थन किया। किस किसने? हिपोक्रेटस है, कोलरेटर है, हिंगटन है, डेविस ने इसने समर्थन किया और मानव पर पर्यावरण के तत्वों का नियंत्रण माना। मानव पर पर्यावरण का एक संपूर्ण तरीके से हर क्षेत्र में एक नियंत्रण है, वो पर्यावरण का मानव पर माना है। दोस्तों अभी हमने ये जो दो परिभाषाएं पढ़ी, जो अवधारणाएं पढ़ी, कौन कौन सी अवधारणा अभी पढ़ी हमने? एक तो ये निश्चयवाद सिद्धांत और संभववाद सिद्धांत अभी हमने पढ़ा। तो एक शॉर्टकट रूप में ये सवाल आ गया, कौन सा? कि नियतवाद सिद्धांत और संभववाद सिद्धांत क्या है? नियतवाद और संभववाद सिद्धांत क्या है, इसमें अंतर लिखो। अब हमने पहले पढ़ा संभववाद सिद्धांत क्या था और बाद में पढ़ा नियतवाद सिद्धांत क्या था। दो परिभाषा पढ़ ली, तो दो परिभाषाओं को सामूहिक रूप से अंतर के रूप में पूछ लिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली क्लास में ये सवाल रखेंगे। अगर हमने इसी क्लास में यही सवाल रख दिया तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। दोस्तों आपके अगले क्लासों का आयोजन किया जाएगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।